नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आपकी जो मैकमिलन सीरीज की हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं मैकमिलन बुक से, जो कि आपके जेआईआईबी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं और यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा आज का जो सेशन है वो मॉड्यूल डी पर बेस्ड है, जिसको आप लोग हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा मॉड्यूल, मॉड्यूल डी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैकमिलन बुक, और यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा उन क्वेश्चंस का जहां रिक्वायरमेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय वेल्थ मैनेजर इंक्लूड। तो कोई भी वेल्थ मैनेजर जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, टैक्स प्लानिंग होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये चारों यानी ऑल ऑफ द करेक्ट तीनों ही सर्विस इंक्लूड हो जाती हैं प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने में। ठीक है, जो कि वेल्थ मैनेजर प्रोवाइड करता है। तो दे एडवाइस प्राइवेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड अफ्लुएंट फैमिलीज ऑन हाउ टू इन्वेस्ट देयर पोर्टफोलियोज एंड प्लान देयर फाइनेंस टू मीट देयर फाइनेंशियल गोल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फाइनेंस जो वेल्थ मैनेजर होते हैं वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को या अफ्लुएंट फैमिलीज को कि वो कहां पे अपना पैसा किस पोर्टफोलियो में लगाएं जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाए, सलाह देता है। दे टिपिकली ऑफर अ रेंज ऑफ सर्विसेज। वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्टेट और रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स सर्विसेज। तो आपका जो आंसर था क्वेश्चन का वो क्या था? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी सेवाएं वेल्थ मैनेजर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ द एक्ट if the entire capital gain realized is invested within how many months of the डेटा ऑफ ट्रांसफर इन एलिजिबल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई भी कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होता है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपको ये बताना है कि कितने दिन के अंदर उसको जो भी मतलब कैपिटल गेन आपको हो रहा है, डेट ऑफ ट्रांसफर इन एलिजिबल बॉन्ड्स में आप कब ट्रांसफर करेंगे, कितने दिन के अंदर इन्वेस्ट आपको करना है। पहला ऑप्शन है 6 महीना, दूसरा ऑप्शन है 9 महीना, तीसरा ऑप्शन है 1 साल और चौथा ऑप्शन है 3 साल। तो अब आपको देना है आंसर। ठीक है दोस्तों, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 54 EC के तहत आपको 6 मंथ का समय होगा जहां पर आप अपना जो कैपिटल गेन है आपका उसको आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट्स, यानी आपको वो कैपिटल गेन कब मिला? जब कैपिटल एसेट्स को आपके नाम पे ट्रांसफर किया गया, वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। अब ये टैक्स से कैसे एग्जेम्प्ट होगा? सेक्शन 54 EC के तहत, तब जब एंटायर कैपिटल गेन रियलाइज इज इन्वेस्ट विद इन 6 मंथ ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उसके 6 महीने के अंदर अगर ये एलिजिबल बॉन्ड में ट्रांसफर हो जाता है, सच इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड फॉर 5 ईयर्स, और ये इन्वेस्टमेंट आपको हेल्ड करना पड़ेगा 5 साल। अ प्री पिचुअल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद, तो प्री पिचुअल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। तो यहां पर जो सही आंसर है, नो मैच्योरिटी और अनलिमिटेड मैच्योरिटी डेट, है ना। तो ऐसे बॉन्ड जिनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती उन्हें प्री पिचुअल बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट इज नॉट फॉलोड बाय वेल्थ मैनेजमेंट। इनमें से वो कौन सा एसेट्स मैनेजमेंट है जो वेल्थ मैनेजमेंट में काउंट नहीं होता है? पहला है एसेट्स एलोकेशन मैनेजमेंट, कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट और टेक्टिकल मैनेजमेंट। तो जब भी आप वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ोगे आप वहां पे कहीं पे भी कंसंट्रेटेड क्या नहीं पढ़ोगे? कंसंट्रेटेड क्या नहीं पढ़ोगे दोस्तों? कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सो आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसमें आपको एसेट्स एलोकेशन देखने को मिलेगा, डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, टेक्टिकल देखने को मिलेगा।
क्या देखने को नहीं मिलेगा? कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट। कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट का मतलब होता है क्या? जब आप सेम प्रोडक्ट या सेम थिंग के ऊपर ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसे कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट कहा जाता है, और वो वेल्थ मैनेजमेंट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जो सही आंसर है वो कंसंट्रेटेड मैनेजमेंट होना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जैसे आपने मैकडी का नाम सुना है ना? तो मैकडी क्या है? कंसंट्रेटेड सिस्टम को ही यूज करता है अपने बिजनेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? अब इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट क्या नहीं है? तो इलिक्विडिटी इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न होता है, सेफ्टी होता है, रिस्क होता है, बट इलिक्विडिटी नहीं होता है। इलिक्विडिटी का देखो चार चीज होते हैं, कभी भी याद रखना। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, पहला जो रिटर्न होता है, दूसरा रिस्क होता है, तीसरा सेफ्टी होता है, चौथा लिक्विडिटी होता है। ठीक, इलिक्विडिटी नहीं होता। इलिक्विडिटी इज द ऑपोजिट ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, किसका ऑपोजिट है? लिक्विडिटी का। तो लिक्विडिटी अकर इलिक्विडिटी अकर्स व्हेन अ सिक्योरिटी और अदर एसेट्स कांट इजीली एंड क्विकली बी सोल्ड और एक्सचेंज इनटू अ कैश। यानी जो चीज आसानी से कैश में चेंज नहीं हो सकती वो इलिक्विडिटी में आएगा और वो काउंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट के एलिमेंट पूछे जाए, इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटर्न के लिए, वहां रिस्क भी होता है, आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, और इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट क्या कहता है? फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज। जो फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक होंगे वो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? अंडर राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इक्विटी रिसर्च की, मर्जर एंड एक्विजिशन की, और ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है डी। क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? आपके फाइनेंशियल रिस्क के लिए मैं तैयार हूं। अगर मैं आपका इन्वेस्टमेंट करा रहा हूं तो मैं आपके फाइनेंशियल रिस्क की जिम्मेदारी लूंगा, अंडर राइटिंग। इक्विटी रिसर्च, जिन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करना है उनका रिसर्च करना। मर्जर एंड एक्विजिशन, जब दो कंपनियां जुड़ती हैं या एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करती है, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। Underwriting service are provided by some large financial institutions such as bank, insurance companies or investment houses, whereby guarantee payment in case of damage or financial loss। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट इनने कराया है उसमें अगर डैमेज होता है या लॉस होता है तो गारंटी आपके पेमेंट की ले लेगा, ये ऑर्गेनाइजेशंस ले लेंगे। ठीक, इक्विटी रिसर्च का मतलब है एनालाइजिंग स्टॉक्स जिनमें आप निवेश करना चाह रहे हैं। चलिए, SEBI has mandated that one must have a minimum corpus of INR how many rupees to start investing with PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। जब भी आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपके पास लगभग 50 लाख होना चाहिए। सही है क्या? 50 लाख। क्या होना चाहिए? 50 लाख। सेबी के अकॉर्डिंग पीएमएस प्रोवाइडर आर लाइसेंस्ड and regulated by the Securities and Exchange Board of India, that is known as SEBI. So it is different from mutual fund as there is no pooling of assets. Each investment has unique portfolio, है ना, suitable to their needs and risk tolerance level. So PMS required 50 lakh, है ना, minimum investment is 50 lakh. ठीक है? Now as per SEBI, Securities and Exchange Board of India guidelines, minimum net worth required फॉर अ पोर्टफोलियो मैनेजर शुड बी। जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर है उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 10 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 100 करोड़, तीसरा है 5 करोड़, चौथा है नो सच रेंज और रिक्वायरमेंट। अब देखिए आपको देना है आंसर। तो यहां पर अगर कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर का काम करता है तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़ रुपए। क्या होनी चाहिए? 5 करोड़ रुपए। यानी इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? सी इज द करेक्ट आंसर। यानी पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए सेबी के अकॉर्डिंग जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। चलिए, इन न्यू टैक्स रिजिम द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन यानी 80 साल वाले, 80 इयर्स वाले, 80 इयर्स है ना, ऑफ एज 80 इयर्स एंड अबव फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो जो न्यू रिजिम के तहत एग्जाम्पशन है वो 2.5 लाख रुपए का है। यानी आपको अगर मतलब 2.5 लाख पे टैक्स लग रहा है तो इनका 5 लाख पे लग रहा है, तो इनको 2.5 लाख का
एग्जम्पशन दिया गया है। कितने लाख का? 2.5 लाख का एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट help taxpayer to reduce their tax to nil if the total income after deduction under chapter 16 6A does not exceed rupees 5 lakh in a financial year. This provision is applicable in. तो आपको बताना है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर है, 5 लाख रुपए के क्या है? अंदर है, ठीक है, आपकी 5 लाख रुपए या उसके अंदर है, तो आपको इनमें से कौन से टैक्स रिजिम में ये जो 87A के तहत जो टैक्स बच रहा है वो लाभ मिलेगा? न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम, या दोनों ही बात करेंगे? ठीक है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में भी और ओल्ड टैक्स रिजिम में भी आपको 5 लाख रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, अंडर द लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87A एनी individual and annual in taxable income of up to 5 lakh is eligible for an income tax rebate rupees 12,500. चलिए, if person with higher income invests more in tax saving scheme out of the following, which option is better from tax saving point of view? इनमें से वो कौन सा, अगर कोई भी हायर इनकम इन्वेस्टमेंट रखता है तो उसको इनमें से कौन सा टैक्स रिजिम यूज करना चाहिए? कौन सा टैक्स रिजिम यूज करना चाहिए? तो आपको जब भी आप सेविंग कर रहे हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम सही होता है। ये अगर आज भी आप कंपनी में नौकरी कर रहे होंगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपको न्यू टैक्स रिजिम के तहत मतलब टैक्स रिबेट चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजिम, तो आपके लिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, हायर इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं? ओल्ड टैक्स रिजिम का ही यूज करिए दोस्तों। और अगर आप सीधे सीधे टैक्स कटाना चाहते हैं जहां पे आप सेविंग की बात नहीं करेंगे तो आप न्यू टैक्स रिजिम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? पैरा बैंकिंग इनमें से क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड। यानी ये तीनों ही आंसर हैं पैरा बैंकिंग के एग्जाम्पल, यानी ये पैरा बैंकिंग में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब पैरा बैंकिंग की बात करें तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहां पर बैंक अपने जो दैनिक कार्यक्रम है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, प्रोवाइड द लोन, इन सब के अलावा अगर और एक्टिविटीज को यूज करता है तो उसे पैरा बैंकिंग कहा जाता है। यानी पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले तो इंश्योरेंस बिजनेस अगर कोई बैंक कर रहा है तो इंक्लूड हो जाएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम कर रहा है इंक्लूड हो जाएगा, पेंशन फंड मैनेजमेंट को देख रहा है तो पैरा बैंकिंग में इंक्लूड हो जाएगा, म्यूचुअल फंड का काम देख रहा है तो क्या हो जाएगा? मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो मतलब काम कर रहा है तो, या वेंचर कैपिटल, ये सभी पैरा बैंकिंग के पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, बैंक्स डिस्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सच एज। अब देखिए, जब भी इंश्योरेंस बिजनेस की आप बात करते हो तो वहां पे लाइफ इंश्योरेंस होता है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसे आप जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या इंक्लूड है? रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसी इंक्लूड है? बिल्कुल इंक्लूड है भाई, क्यों नहीं होगी इंक्लूड? ठीक है, बिल्कुल इंक्लूड है। ठीक, दूसरा सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसी, बिल्कुल सही, एक बार में आप पॉलिसी दे सकते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। तो ये तीनों ही प्रकार की पॉलिसीज अवेलेबल होती हैं और इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्या कहता है? देखिए क्रम से हैं, यूनिट 1 2 3 4 चारों यूनिट जो आपकी किसकी है? मॉड्यूल डी की, वो यहाँ डिस्कस हो रही क्रम से। एज आ कॉर्पोरेट एजेंट बैंक कैन डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट ऑफ, अगर बैंक कोई कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम करता है तो वो कौन से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है? वन लाइफ इंश्योरर, वन नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरर, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, और ऑल ऑफ द अबव। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए, जब भी एज अ कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे बैंक काम करेगा तो ये और ये तीनों ही सर्विस बैंक आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक एज अ कॉर्पोरेट एजेंट। तो जब भी कोई बैंक कॉर्पोरेट एजेंट बन के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती।
यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, सो यहाँ पे आंसर लगना चाहिए नो लिमिट। अगर 1 2 या 3 या 5 म्यूचुअल फंड बेचेगा तो उसे कॉर्पोरेट एजेंट बनने का कोई फायदा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड, इनमें से कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है म्यूचुअल फंड का? म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल मैनेजमेंट बिल्कुल इसमें होता है, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को डाइवर्सिफाइड किया जाता है, और लिक्विड में भी अब कॉम्प्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो सही आंसर है वो कॉम्प्लिसिटी, यस बिल्कुल सही है। कॉम्प्लिसिटी इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का जो साइलेंट फीचर है वो क्या नहीं है, कॉम्प्लिसिटी नहीं है। ट्रेड्स वॉज लॉन्च इन 2016 फॉर MSME टू एक्सटेंड क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए क्रेडिट के लिए ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पहला ऑप्शन है एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेट, क्या वेरी कॉम्पिटिटिव रेट पे ही इसको जारी किया गया है, जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा कॉम्पिटिटिव रेट, बहुत मार्जिन मतलब ज्यादा नहीं लिया जाएगा। मिटिगेट क्रेडिट रिस्क, डिस्काउंट ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ MSE, तो इसका तो आंसर ये डी है, बिल्कुल सही है। सभी फीचर्स ट्रेड्स के अंदर इंक्लूड है। ट्रेड्स होता क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है। और ट्रेड्स की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया है, ट्रेड्स का फुल फॉर्म। तो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम इज एन ऑनलाइन एक्सचेंज बीइंग set up under approval of Reserve Bank of India to facilitate discounting of invoice or bills on a pan India basis to provide MSME micro small medium enterprises working capital at competitive rate, है ना, आज working capital at competitive rate through an open bid process through the multiple financiaries, ठीक है। so trades bill facilitating the discounting of both invoices as well as bills of exchange, so key participants to be MSME, the seller होगा ये जो अपने इनवॉइसेस को बेचेगा, द लार्ज कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग PSUs एंड गवर्नमेंट, ये खरीदते हैं क्योंकि यही तो बैंक ही तो है जो डिस्काउंट देते हैं, एंड बैंक्स NBFCs जो कि आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंसिंग टू बी विदाउट रिसोर्स टू MSME सप्लाई, ठीक है। तो ट्रेड का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, पहला केस। दूसरा, इसको अप्रूवल किसने दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्यों दिया है कि जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अगर इनको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना है तो ये MSMEs अपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं और इन्हें कॉम्पिटिटिव वेरी लेस कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए। प्लस ट्रेड की अगर बात करें तो यहां पर कंपनी के पास सिक्योरिटी के तौर पे वो अपने बिल्स को या इनवॉइसेस को डिस्काउंट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, डिस्काउंट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास जो मॉड्यूल डी के सभी प्रश्न आपके सामने लेके आए थे और इन प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी मॉड्यूल हम आपको करा रहे हैं मैकमिलन के, उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता रहे हैं। सो फटाफट एक नजर में इनको जरूर पढ़ लीजिएगा परीक्षा के पहले और याद कर लीजिएगा। एक बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, वो तरीका है। सो बस फटाफट पढ़ लीजिए जिससे कि रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट आपके 60+ मार्क्स आ पाए। लेकिन रेगुलर स्टडी जरूरी है, हर एक सेशन को एक दूसरे से रिलेटेड है, पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और एग्जाम को क्वालिफाई करने की तैयारी करिए। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी